आज 4 तारीख है। बिहार करंट लेकर के आया हूं जिसमें दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर का कलेक्शन है। ये 68वीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा और 69वीं के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने इसमें पीटी के लिए भी समाहित किया हुआ है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसके लिए भी इंडिकेट करूंगा कि कहाँ मेंस को कोट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बिहार के अन्य एग्जाम के लिए भी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप चाहे दरोगा का दे रहे हो, चाहे बिहार एसएससी का दे रहे हो, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको बताने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। मैंने ऊपर में लिखा हुआ है लक्ष्य सर्वोपरि, तो लक्ष्य सर्वोपरि है, तो लक्ष्य सर्वोपरि बनाया कैसे जाएगा? तो आप एक चीज जान लीजिए कि पढ़ना और पढ़ाना बहुत आसान है। पढ़ना और पढ़ाना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप बाहरी आवरण से दूर रहें। बाहरी आवरण से दूर रहें, बहुत प्रकार के बाहरी आवरण हैं। जैसे अभी आपको होली का पर्व है, होली के पर्व को भी त्यागना होगा और त्यागेंगे तभी जाकर के आप सफल होंगे, और सफल होंगे उसी दिन आपका होली मन जाएगा और उसी दिन आपका ईद भी मन जाएगा और उसी दिन आपका दुर्गा पूजा भी मन जाएगा। इसीलिए आपको लक्ष्य को सर्वोपरि रखना होगा और इसके लिए आपको जिद्दी बनना होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसा आपको अप्रोच रखना होगा। और ये जिद के अंदर जो है ना बहुत सारी बातें उसमें छिपी हुई है, जैसे दृढ़ता है, वीरता है, शौर्यता है, आपको पराक्रम है, ये सब बातें उसके अंदर है, बुद्धिमानी है, ये सब उसी के अंदर आ जाता है। फोकस, आत्मविश्वास सब जिद के अंदर ही है और वो जिद को आपको अपनाना होगा, तभी आप जाकर के सफल हो सकेंगे किसी भी एग्जाम में। इसीलिए मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप पर्व त्योहार सब चीजों को त्यागें और सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लक्ष्य को सर्वोपरि, उसको सबसे ऊपर रखें। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर। आज का पेपर में हम ये बताने से पहले एक और बात कहना चाहेंगे कि आज का पेपर में कुछ टर्म्स आया था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो कुछ टर्म आज के भी पेपर में आया है। ये टर्म क्यों आ रहा है? तो आप एक चीज जान लीजिए कि एक बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र जब तक चलता रहेगा तब तक आपको पॉलिटी के टर्म कुछ आते रहेंगे। जैसे मैंने पिछले अपने वीडियो में क्या किया था, तारा अंकित प्रश्न के बारे में बताया था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बताया था, अनुपूरक बजट के बारे में बताया था। तो आज उसमें एक और इंक्लूड हो गया, जबकि ये सब का आज भी चर्चा है, लेकिन उसमें एक और इंक्लूड हो गया अल्पसूचित प्रश्न। तो अल्पसूचित प्रश्न का मतलब क्या हुआ? तो अल्पसूचित प्रश्न जो है आपको, जैसे ये लोकहित का जो महत्व, जो लोक महत्व का जो आपको बातें होती है, अविलंबनीय लोक महत्व की बातें जो होती है, आपको उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न उन लोगों से पूछे जाते हैं जो आपको सत्ता पक्ष में है, तो उनको जवाब देना होता है। तो इसी के अंतर्गत आप अल्पसूचित प्रश्न, जो कि आपको ये पॉलिटी का एक टर्म है जो आपको आज एक इजाफा हुआ है आपके नॉलेज में। तो ऐसे टर्म और भी है, जैसे आज के पेपर में ये भी टर्म है कि कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल आया टर्म, तो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कितने आपको जिले हैं? तो SSM, यानी कि सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तो कोसी प्रमंडल तो 9 प्रमंडल होते हैं, बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 9 प्रमंडल में एक कोसी प्रमंडल भी है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आज का जो है आपको टर्म्स है। और फिर एक हुआ क्या है, समाधान यात्रा का भी चर्चा हुआ है। तो समाधान यात्रा हमारे मुख्यमंत्री जो है उन्होंने समाधान यात्रा शुरू किया था, जो कि आपको पश्चिमी चंपारण से उन्होंने शुरू किया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक और टर्म का जो है बातें की गई है, वो टर्म है आपको, नहीं बस इतना ही टर्म आज के पेपर में था। तो मैंने उन सब चीजों को जिक्र, हर दिन मैं पहले टर्म को ही एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके दिमाग में रहे। तो आज हम लोगों ने जो अल्प सूचित प्रश्न जो है उसके बारे में चर्चा किया है, ठीक है। और कोसी प्रमंडल जो है ये नया मिला, और समाधान यात्रा। तो इसी तरीके से मैं हर वीडियो में बताता रहूंगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पर, जो कि मैंने जो सिलेक्ट किया है। पहला जो टॉपिक है आपको जाति आधारित गणना, जो कि दैनिक जागरण के पेज नंबर 4 में है। कल भी हम लोगों ने दैनिक जागरण, अपने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है, जाति आधारित जनगणना। तो इसके लिए आज उसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जुड़ा है। तो हम लोगों ने पिछला जो वीडियो आपको जो दिया है, तो उसमें देख लीजिएगा। वैसे हम लोगों ने कल जो चर्चा किया था जाति आधारित जनगणना पे,
तो ये किया था कि उसकी जो दूसरा होगा वो 15 अप्रैल से 15 मई 2023 तक आपको दूसरा चरण चलेगा, जिसमें 17 बिंदु है जो लोगों से उसकी जानकारी ली जाएगी। और ये चीज़ है। और कौन सा गणना का कौन सा किसके द्वारा गणना होगा, तो ये आपको पोर्टल के जरिए होगा और गणना प्रपत्रों के जरिए होगा और आपको मोबाइल ऐप के जरिए होगा। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है आपको जो आज के पेपर में जो दिया है कि दूसरे चरण का प्री टेस्ट की शुरुआत शुक्रवार बाढ़ नगर परिषद से हुआ है। ठीक है, तो प्री जो आपको जो होगा अभी जो दूसरे चरण का जो है उससे प्री टेस्ट किया जा रहा है। तो प्री टेस्ट के आधार पर आपको बाढ़ नगर परिषद से स्टार्ट किया गया है शुक्रवार को, यानी कि कल। तो ये इसके बारे में दिया गया है। और इसको जो जाति आधारित जनगणना को जो है ये सामान्य प्रशासन विभाग और आपको बेल्ट्रॉन ये दोनों के माध्यम से ये गणना की जा रही है। बेल्ट्रॉन एक कंपनी है जो कि आपको सामान्य प्रशासन के साथ मिल करके ये काम कर रही है जनगणना का। तो ये इसके लिए जो है आपको शुरुआत शुक्रवार को हुआ है, जो कि प्री टेस्ट है, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा लोगों को और कितने लोगों को इसमें डाला जाएगा उसके प्रशिक्षण के बारे में दिया हुआ है। तो ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पर ध्यान से रखिएगा। इसका जो पहला चरण जो था आपको 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत भी आपको हमने बताया हुआ है कि उसमें मकानों की गिनती हुई थी और उसमें हर मकान को एक यूनिक नंबर दिया गया था, चाहे वो अपार्टमेंट हो, अपार्टमेंट के फ्लैट को भी यूनिक नंबर दिया गया था और एक अनिवार्य हस्ताक्षर था कि परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। तो वो हम लोग उसमें पढ़े थे। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके लिए भी एक वीडियो हम लाएंगे जिसके अंतर्गत आपको सारा डिटेल्स में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। अभी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना है कि 7 जनवरी को स्टार्ट हुआ था पहला चरण, ये याद रखिएगा। दूसरा चरण जो है आपको 15 अप्रैल से आपको 15 मई तक दूसरा चरण चलेगा। अब आते हैं हम लोग अगला चैप्टर जो है वो है आपको एनीमिया ग्रसित महिलाओं को सप्ताह में 2 बार IFA सिरप दिया जाएगा। ये पेज नंबर 13 में है, दैनिक जागरण में। पेज नंबर 13 में दैनिक जागरण में है। इसको डिटेल्स में हम ये दे रहे हैं इसलिए पेज नंबर भी और पेपर कि आप भी उसको पढ़ लेंगे तो वो और आपको मजेदार हो जाएगा और आप उस पर ठोस आप अपना नजर हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो एनीमिया जो है ये खून की कमी से ग्रसित महिलाओं को सप्ताह में 2 बार जो है आपको IFA सिरप दिया जाएगा बिहार सरकार के जरिए। अब ये जो है ये आखिर क्यों दिया जाएगा, तो इसके पीछे कारण है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के द्वारा जो है एक सर्वे जो रिपोर्ट आया है, तो उसके तहत जो है जो कुपोषित महिला जो है वो 63.01% है। 63.01% है। ये पीटी का फैक्ट हो गया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के जरिए जो है आपको क्या है, कुपोषित महिला जो है 63.01% है और बच्चे जो है आपको ये 69.04% है। कितना है, तो 69.04% बच्चे हैं और 63.01% आपको महिलाएं जो है कुपोषित है। अब हम आपको राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के बारे में बताना कुछ चाहेंगे कि देखिए ये जो काम कर रहा है किसके तहत कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें 17 गोल्स हैं। तो 17 गोल्स में जो है आपको स्वास्थ्य के रिगार्डिंग है, पोषण के रिगार्डिंग है। तो इन सब चीजों को आपको वहां पर जो टारगेट रखा गया है, जो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, उन लोगों को टारगेट दिया गया है कि 2030 तक आपको अपने देश में आपको कुपोषण एकदम फ्री कर देना है। कुपोषण के लिए आपका 2030 तक खत्म कर देना है। तो उसके लिए जो है वो क्राइटेरिया जो है हमारी बिहार सरकार, हमारे भारत सरकार ये सब चीज ये कर रही सर्वे के माध्यम से ये बताना चाहती है कि हाँ आपके यहाँ इतने कुपोषित बच्चे हैं या महिलाएं हैं या प्रजनन दर है। इसके अंतर्गत और भी जो सर्वे होता है प्रजनन दर का होता है, मातृत्व मृत्यु दर का होता है, ऐसे कई हैं जो इसके जरिए होता है। तो आप यहां पर ये फैक्ट के रूप में आ गया, आपको पीटी फैक्ट के रूप में ये पूछ देगा। जिस तरीके से पूछा जा रहा है महिलाओं के ऊपर भी, तो आपको ये आ जाएगा। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के जोड़ करके आपको मेंस में अपना लिखना होगा, तब आपका वो आंसर जो है बहुत बढ़िया बनेगा। तो यहाँ ये चीज जो ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है आपको यही नहीं दिया है और भी दे रहा है ताकि राज्यों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा रहे कि हमारे यहाँ इतने कुपोषित है, उस राज्य में हमसे ज्यादा है या कम है, तो प्रतिस्पर्धा होगा। तो हम उस पर ध्यान रखेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आपको स्वच्छता के बारे में भी है, स्वास्थ्य के बारे में भी है, स्वच्छता के बारे में। तो स्वच्छता के लिए देखिए आप
नीति नीति आयोग जो है उसके लिए रिपोर्ट जारी करती है, जिससे बताया जाता है कि हाँ कि कौन स्वच्छता के में नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा है। तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार भी स्वच्छता के लिए भी काम कर रही है, यानी कि कैसे चेन चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के स्तर पर आपको वहां संस्था ने वो एक गोल दिया, और फिर उसके बाद नीति आयोग जो है उसके लिए सर्वे करती है, वो बार बार राज्यों को बोलती है, और फिर उसके बाद उसको अमली जमा पहनाने के लिए बिहार सरकार भी अपने तरफ से प्रयासरत रहती है और कई योजनाएं लाती है, ताकि स्वच्छता भी हमारा बिहार स्वच्छ भी रहे और सुंदर भी रहे, तो और उसमें उसमें इंप्रूव करे। तो आप देख रहे होंगे पटना में ही कितने स्वच्छता के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो सारा का सारा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत सारी काम हो रही है, उनको आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है और उसको सारा का सारा रट जाना है। जितने भी जनरल इंफॉर्मेशन है उनको कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन में तब्दील कर लीजिएगा, ताकि आपको आंसर लिखने में, मेंस के आंसर लिखने में बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा, क्रिएटिव आंसर भी होगा। न केवल ये निबंध में भी इसको ये कोट करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसको ध्यान में रखना है। ये पेज नंबर आपको हमने बता दिया कि आपको 13 नंबर, पेज नंबर इस कहाँ गया, सॉरी ये है 13 नंबर पेज में है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं, अगला पॉइंट है बनारस कोलकाता हाईवे का टेंडर खुला। मतलब ये दैनिक भास्कर में है, पेज नंबर 1 पे है। दैनिक भास्कर में पेज नंबर 1 पे है बनारस कोलकाता हाईवे। बनारस कोलकाता हाईवे जो है इसका उद्देश्य क्या है? ये 6 लेन वाली ये सड़क होगी, और ये आपको क्या होगा कि आपको उत्तर भारत से पूरब भारत की कनेक्टिंग हो जाएगी। मतलब कि ये बनारस से कोलकाता, इसका किलोमीटर जो बनेगा, ये नेशनल हाईवे, ये जो हाईवे जो बनेगा ये आपको 575 किलोमीटर का बनेगा। तो उसमें फैक्ट क्या निकल के आ रहा है कि बिहार के लिए जो है वो 185 किलोमीटर का हिस्सा बना है, कि 185 किलोमीटर तक आपका रोड तैयार होगा इस ये बनारस कोलकाता हाईवे में। तो इसको ध्यान में रखना है, 185 किलोमीटर बिहार का हिस्सा है। अब आते हैं आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन ये आपको दिया हुआ है दैनिक भास्कर में, पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के अंतर्गत क्या है? तो ये जो है हमारे बिहार सरकार जो है इसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए, वो बेरोजगार युवा है लेकिन अल्पसंख्यक है, तो उनको जो है ये ऋण दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। और ये योजना जो शुरू किया गया है वो आपको 2012 में शुरू किया गया है। हालांकि ये पेपर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको जो जान रहा हूँ या देखा हूँ, जो पढ़ा हूँ उसके आधार पे बता रहा हूँ, 2012 में ये शुरू हुआ है। और इसका ये जो है आपको इसका क्राइटेरिया क्या है? तो 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति जो कि आपको इसका आवेदन कर सकते हैं। और अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं? तो अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं, फिर उसके बाद बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं, फिर ईसाई आते हैं, सिख आते हैं। यहाँ जैन नहीं लिखा गया है पेपर में, जबकि जैन भी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो ये जो दिया गया है दैनिक भास्कर में दिया गया है। और इसको मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे करेंगे? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होगा कि इसको आप जैसे बिहार सरकार जो रोजगार जो दे रही है बेरोजगारों को, तो उसके अंतर्गत इसको हम लोग कोट कर सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो योजनाएं बिहार सरकार बना रही है अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं राज्य के स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा। ये दैनिक भास्कर में पेज नंबर 5 में है। क्या है? तो राज्य के स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, यहाँ प्राथमिक चिकित्सा किट मिलेगा, जो कि ये बहुत अच्छा हमारे बिहार सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है। कि क्या होगा कि छोटी छोटी जो बीमारियां हो जाएंगी, मतलब बीमारी क्या मतलब छोटी छोटी, जैसे कट गया, फुट गया, फुड़ गया बदन उदन, दौड़ते हुए में विद्यालय में जो स्टूडेंट है वो गिर गए तो उसको छिल गया, तो उसके लिए जो है प्राथमिक चिकित्सा किट जो है वो हर विद्यालय को रखना होगा। उसके लिए अलग से आवंटित किया गया है 2-2 हजार रुपया। तो ये बिहार सरकार का बहुत अच्छा ये प्रयास है, ताकि आपको जो बाहर इलाज करवाने के लिए जाएंगे वो तब तक तत्काल जो है आपको वहीं स्कूल में ही हो जाएगा। इस किट के अंदर क्या क्या रहेंगे? तो ये बहुत सारे, जैसे आपको नेल कटर है या बैंडेज है, या आपको जो साटने के लिए होता है कैंची है, ये सब सारी चीजें रहेंगे। एक रहेगा वो टीन के चदरा में रहेगा, तो वो डब्बा रहेगा, उसी में ही सारा किट रहेगा।
और इसका उद्देश्य जो है विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो है ये बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये पीटी का जो आपको कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पीटी में ये 69वीं पीटी में तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कार्यक्रम के तहत जो है ये प्राथमिक चिकित्सा किट दिया जा रहा है। तो आपको ये आप बोलेंगे विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। मैं इसका एमसीक्यू भी बना करके आपको दूंगा, एमसीक्यू भी बना करके अपने टेलीग्राम चैनल जीएस फॉर सक्सेस में मैं डालूंगा, ताकि आप लोग इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ये तो यहाँ पे डिटेल्स में है, लेकिन प्रैक्टिस भी उसका कर लेंगे। अब आते हैं अगला जो है आपको आंगनबाड़ी केंद्र मिड डे मील में बाजरा और मड़ुआ को जो है इंक्लूड किया गया है आंगनबाड़ी और मिड डे मील में। तो इसके बारे में दैनिक भास्कर में पेज नंबर 13 में इसको दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले उसका उद्देश्य जान लीजिए। आंगनबाड़ी केंद्र और मिड डे मील का जो उद्देश्य है कि आपको कुपोषण से लड़ने के लिए, फिर हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था कुपोषण से लड़ने के लिए आपको राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो ये है इसके जरिए, तो यहाँ पर भी वही है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य नमूना सर्वे 5। यहाँ पे नमूना लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, नमूना भी उसमें लिखा गया है। सर्वे जो होगा 5 का इसका रिपोर्ट है कि बच्चों जो 5 साल से कम जो बच्चे हैं 41% कुपोषित बच्चे हैं। ये रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है फॉर पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में अगर इस तरीके का डाटा अगर दे देते हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ही वजनदार हो जाएगा। तो 5 साल के कम 41% कुपोषित बच्चे जो हैं आपको हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य नमूना सर्वे 5 के जरिए, ठीक है। तो इसमें और फिर उसका राज्य में 5 साल तक के बच्चा जो है वो 8.8% जो है गंभीर रूप से आपको कुपोषित है। गंभीर रूप से कितना है तो 8.8%, और जो कुपोषित बच्चे हैं 41% है। ये रिपोर्ट है जो कि ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिसको आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं, और पीटी का भी ये बन करके ये क्वेश्चन बन सकता है आपको बीपीएससी में। और इसी के साथ ही साथ ये आखिर ये जो इसमें बाजरा और मड़ुआ, ये याद रखिएगा कि ये आंगनबाड़ी केंद्र मिड डे मील में कौन सा इंक्लूड किया गया है खाद्य पदार्थ, तो वो बाजरा है और आपको मड़ुआ है। और इसकी खेती कहाँ होगी, तो इसकी खेती बक्सर और गया में होगी। तो बाजरा और मड़ुआ को जो बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र और मिड डे मील में के खाद्य में जोड़ा गया है, वो कहाँ इसका पहला खेती किया जाएगा, तो शुरुआत इसकी होगी आपको बक्सर और गया में होगी। तो ये क्वेश्चन पीटी के लिए बन सकता है और आप मेंस में भी इसको लिख सकते हैं। इस पर जानकारी अच्छे से रखिएगा, पेपर में दिया हुआ है, उसको और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और यहाँ राज्य में 1.1 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है, 1.14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है कि ये पोषाहार मिड डे मील के बच्चों को मड़ुआ और बाजरा दिया जाएगा। देखिए पहले सबसे क्या होगा कि पहले एक जो ये समिति जो बनी है, इसके लिए एक समिति बनी है जो कि पहले प्रसंस्करण करेगा। प्रसंस्करण करने के बाद ही, मतलब कि उसको बाजरा और आपको मड़ुआ जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है, जो जिसको पहले प्रसंस्करण किया जाएगा, उसको साफ सफाई किया जाएगा और उसको अच्छे तरीके से उसको साफ करके और फिर उसके बाद दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र को। और फिर वो क्या करेंगी, तो उसकी रोटियां बनाएंगी, हलवा बनाएंगी, कई प्रकार के व्यंजन उससे बना करके अब बच्चों को परोसा जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र में भी और मिड डे मील में भी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितना भी मैंने आज जो इतने ही कलेक्शन हुए हैं आपको दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण से, मैं इन दोनों पेपर को प्रेफर करता हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको हिंदुस्तान पेपर को भी मैं इंक्लूड करूंगा। और मेरा अगर ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा होगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा, और आपका समर्थन मुझे मिल रहा है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।